हाँ जी सर। बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक, हाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि अपना अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है ना, तो अगर इरिवर्सिबल है तब क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन। ठीक, अगर बोला एक ही रिएक्टेंट है तब तो कई का लिमिटिंग रिएजेंट वही खत्म होगा। अगर दो रिएक्टेंट हैं तब अलग अलग सिचुएशन, मैंने बोला कोई भी खत्म हो सकता है। हमने इस वाले रिएक्शन में क्या बोला, दोनों का दोनों खत्म हो गया। इस वाले रिएक्शन में क्या बोला, ये वाला तो खत्म हो गया और ये वाला बच गया। 10 और 20 लिए थे तो इसका 10 तो खत्म हो जाएगा। तो 1 मोल से 1 मोल तो 10 से 10 रिएक्शन करेंगे तो 10 गया, 10 बच गया। क्लियर? ठीक, और इसका 10 बनेगा बिकॉज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज सेम, है ना। ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, या 1 मोल से 1 मोल। ठीक, तो यहां 20 लिया, यहां 15 लिया, ये तो कम है, ये जाएगा खत्म, ये हो गया खत्म 0। तो 15 से 15 रिएक्ट करेगा तो 5 बच गया, 15 तो गया, 5 बच गया, बनेगा कितना, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स, पढ़ा हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में, 1 से 1 है ना, 1 मोल बी से 1 मोल सी है ना, तो 15 से 15 बन गया। ऐसा हुआ तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब मोर देन वन रिएक्टेंट है देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेसिव रिएजेंट बोथ। तो बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट इज वैलिड। क्लियर? कोई तकलीफ? ठीक, अब क्या बात कर रहे हैं, क्या यहां पे रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले कहीं रुकता हुआ आपको दिख रहा है? बोलेंगे नहीं। क्लियर? इसका मतलब जब बीच में रुका ही नहीं कहीं तो हम क्या बोलेंगे, क्या कोई इक्विलिब्रियम है? क्या कोई ऐसा स्टेज आया जब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहा है? तो बोलेंगे ना, यहां तो रिवर्सिबल है नहीं तो बैकवर्ड का आएगा, सिर्फ फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड। ठीक, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट वैलिड हियर। क्लियर? तो इरिवर्सिबल में तुम क्या बात करोगे, इरिवर्सिबल में क्या बात करोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज not valid for irreversible reactions। clear? ठीक, फिर हमने आपसे क्या बोला, ये पूरा अपना चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक, इरिवर्सिबल रिएक्शन वहां वैलिड है ही नहीं। ठीक, तो हम लोगों ने इरिवर्सिबल पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ लिया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इसका अपना काम कोई भी नहीं है। इरिवर्सिबल अपना किया, यहीं पे खत्म, कोई दिक्कत। अब हम लोग बढ़ेंगे किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो लिखो अगला लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। लिखिए रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल कब होता, क्या बोला अभी हम लोगों ने, कि जब फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए, जब टू वे प्रोसेस हो तब क्या बोलेंगे, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल रिएक्शन। लिखिए whenever any reaction proceeds in forward as well as backward, when any reaction proceeds in forward as well as backward, both the directions, then we call it reversible reaction, reversible reaction। क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। पहला हमने ले लिया सिंपल सिचुएशन, ए है और ये बना रहा है बी, क्या बना रहा है, बी, कोई दिक्कत, एक ही रिएक्टेंट लिया, एक ही प्रोडक्ट लिया, सिंपलेस्ट वे। क्लियर? अब बोला रिवर्सिबल है तो ये वापस भी तो जाएगा, ये वापस भी जाएगा। अगर ऐसा नेचर हो गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। अगर ऐसा दिख रहा है कहीं तब क्या बोलेंगे, रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अगर हमने बोला मोर देन वन रिएक्टेंट है, लेट वी हैव ए प्लस बी गिविंग सी, और ये सी टूट के वापस क्या ए और बी दे रहा है,
तो अलग सिचुएशन, अगेन इट इज रिवर्सिबल बिकॉज अपना नोटेशन ऐसा दिख गया तो हम बोल रहे रिवर्सिबल। अगला लेट रिएक्टेंट तो एक ही है, अब प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, बी प्लस सी, इसको भी क्या बोल रहे हैं, इसको भी क्या बोल रहे हैं, टू वे प्रोसेस दिख रहा है यहीं पे, तो हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। क्लियर? ऐसा हो लेट ए और प्लस बी दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा, क्या बना रहा है, सी और प्लस डी। क्लियर? और ये वापस, तब क्या बोलेंगे, फिर से अगेन रिवर्सिबल। जहां ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तब हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्लियर है? हम लोग स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लगाएंगे, कैसे रिवर्सिबिलिटी पता चली साइंटिस्ट को, ये सब भी बातें करेंगे, बट पहले सिंपलेस्ट तो देखो। क्लियर? अगर ऐसा दिख रहा तो हम क्या बोलेंगे, योर रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक? ओके, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं, है ना, फिर हम बातें और भी करेंगे। सिंपल बातें पहले समझो। हाँ जी, हाँ जी, 18 मिनट बचा है। अच्छा, ओके। सो क्या बोल रहे हैं, ए अगर कन्वर्ट हो रहा है बी में, है ना, ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। क्लियर? मान लो आपने शुरू में लिया क्या, 10 मोल इसका लिया 0 मोल। क्लियर? अब मुझे बता, शुरुआत में क्या है, सिर्फ ए है और ए का नेचर है बी बनाने का, तो पहले क्या होगा, ए से बी बनेगा, क्या वापस आने का कोई चांस है? ठीक है, बी का नेचर है ए बनाने का, जब बी है ही नहीं तो बनाएगा किससे? क्लियर? इसका मतलब पहले आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा चेंज, क्या बैकवर्ड का कोई चेंज मिलेगा? बोलो, मिलेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि बी है ही नहीं। क्लियर? बैकवर्ड आने के लिए ये भी तो होना चाहिए। जब ये सिंपल लॉजिक, फिर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, सिंपल लॉजिक। क्लियर? जब वापस है ही नहीं तो बात क्या करेंगे? ओके, ठीक। थोड़ी देर के बाद ये टाइम था T1 इज इक्वल टू 0। ठीक, कुछ देर बाद टाइम T2 होगा, कुछ देर बाद टाइम T3 होगा, कुछ देर बाद टाइम T4 होगा, एंड सो ऑन। क्लियर? ठीक। अच्छा, माना कुछ देर के बाद ये बच गया 8 मोल और ये हो गया 2 मोल, तो अब तुम क्या बोलोगे, इसका कुछ अमाउंट घट गया, इसका कुछ अमाउंट बन गया। क्लियर? हम बोल रहे इसका नेचर तो है ही इधर जाने का, बट कुछ होता तब ना, तो पहले नहीं था तो वापस नहीं गया, अब तो है। जैसे ही इसका कुछ बना होगा ये बैकवर्ड शिफ्ट स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो बैकवर्ड स्टार्ट होगा। अब आराम से कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड वो अलग मुद्दा है, सिंपल चेंज कब होगा, जब अमाउंट था। क्लियर? अब मुझे बताओ, यहां भी अमाउंट था तो आगे बढ़ा, यहां भी अमाउंट है तो आगे बढ़ेगा आराम से। ऊपर वाले में ज्यादा आगे बढ़ेगा कि नीचे वाले में आगे ज्यादा बढ़ेगा? आगे जाने का रेट ऊपर ज्यादा होगा कि नीचे? ऊपर। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? क्यों ऊपर? उसका ज्यादा अमाउंट है, सिंपल बात। यस और नो? क्लियर? जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। क्लियर? रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट, बाथरूम में हम लोग नहाते हैं ना, पानी लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं, जब टैंकी भरा होता है तब क्या होता है, एकदम धड़ाधड़ पानी आता है, फौरन नहा लेते, शावर ले लेते, है कि नहीं? और पता चला कभी कभी क्या होता है, तुम साबुन लगाए और शावर बंद हुआ, क्या पानी तो आ रहा है बट तुम्हें मजा नहीं आ रहा नहाने में। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज टैंकी खत्म, जिस लेवल पे है उस लेवल पे आ गया, अब वहां से ड्रॉप पानी आ रहा है, वो अपने लिए क्या इनसफिशिएंट। क्यों ये फ्लो जो है वो कम क्यों हो गया? बोलेंगे ऊपर जो रिएक्टेंट था वही खत्म, वही क्या हो गया, कम। वो कम हो गया तो फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। और वो जब ज्यादा था तो फ्लो क्या था, ज्यादा था। तो वहां भी तो क्या है, प्रोसेस ही तो चल रहा है एक डायरेक्शन में। तो जब अमाउंट ज्यादा है तभी तो फ्लो ज्यादा होगा, अमाउंट कम है तो फ्लो क्या होगा, कम। व्हाट वाज द फ्लो इन फैक्ट? अमाउंट ऑफ वाटर इजेक्टिंग फ्रॉम द टैप, कितना वाटर निकल रहा है पर सेकंड, इसको तो तुम बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ऐसे ही यहां बोलते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। क्लियर? कितना ए चेंज होता जा रहा हो, क्या चेंज हो रहा है, यहां से गायब हो रहा है, कम हो रहा है, या यूं बोलो कंज्यूम हो रहा है। सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, क्लियर, किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ ए पे। बोलो यस और नो? क्लियर?
क्लियर? तो ए का अमाउंट जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ कंजम्पशन ज्यादा होगा, जब अमाउंट घट गया तो रेट ऑफ कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को एरो के लेंथ से समझाऊं तो बोल, अगला वाला जो एरो हम लोग इधर से इधर लिखे हैं, इससे बड़ा लिखे हैं कि इससे बराबर लिखे हैं कि इससे छोटा लिखे हैं? क्या लिखे? इससे छोटा, है कि नहीं? रेट कम है कि नहीं? इसको बोलेंगे आगे चल के रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? इससे छोटा एरो, मान लो हमने अब एरो ऐसा बनाया, क्लियर? इससे छोटा है और बैकवर्ड स्टार्ट हुआ तो तुम क्या बोलोगे? इसका अमाउंट क्या था? बहुत कम। तो बैकवर्ड जब स्टार्ट होगा तो इसका रेट क्या होगा? बहुत छोटा सा। क्लियर? मान लिया कुछ देर के बाद अब ये क्या हो गया? 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? अभी भी ये आगे जाना चाह रहा है और अब आगे जाने का रेट क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? ये और कम होगा ना? तो ये और कम होकर के कुछ ऐसा हो गया। बोलो क्या हो गया? ऐसा हो गया। और बैकवर्ड का रेट क्या होगा पहले के मुकाबले में? बोल, यहां तो 0 था, यहां 2 था, तो स्टार्ट हुआ, बढ़ा, है कि नहीं? अब यहां वाला बैकवर्ड का रेट इससे ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तो इसका लेंथ हम बढ़ा देंगे। दिस इज योर बैकवर्ड। क्लियर? मान लिया हमने अभी क्या कि साहब कुछ देर के बाद, ठीक, ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। अब क्या बोल दे रहे? इसका रेट और कम होगा, ये कम होकर के कुछ ऐसा हुआ, इसका रेट बढ़ेगा, ये बढ़ के कुछ ऐसा हुआ। अगर ऐसा दिख गया तो तुम्हें क्या दिख रहा है? दोनों का रेट क्या है? सेम। तो पहले तुम्हें क्या मिला था? ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड। उसके बाद क्या मिला? रेट ऑफ फॉरवर्ड भी और रेट ऑफ बैकवर्ड भी। उसके बाद क्या मिला? रेट ऑफ फॉरवर्ड भी और रेट ऑफ बैकवर्ड भी। यहां क्या मिला? रेट ऑफ फॉरवर्ड भी और रेट ऑफ, क्लियर है? ऑब्वियसली शुरुआत में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज नॉन जीरो बट रेट ऑफ बैकवर्ड वाज 0। क्लियर? जैसे ही आगे बढ़ा रिएक्शन, कुछ बना, बैकवर्ड स्टार्ट हो गया। नो, इट इज ऑल्सो नॉन जीरो बट रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। ऊपर तो था ही ग्रेटर देन, यस और नो? इस स्टेज पे भी हमें क्या दिखा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। बोलो यस और नो? क्लियर है बेटा? अब सुनो, मैंने बोला इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसको प्राइम, इसको भी प्राइम, इसको डबल प्राइम, इसको भी डबल प्राइम, यहां भी बोल रहे हैं ट्रिपल प्राइम। क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल प्राइम। और यहां बोल रहे हैं ट्रिपल प्राइम। क्लियर? हमें ये दोनों बराबर दिख गया, हमने लिख दिया। अब आराम से क्या बोल रहे हैं? शुरुआत में रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा था, बैकवर्ड कम था, फिर आगे बढ़े तो सेम, फिर आगे बढ़े तो सेम, अब आगे बढ़े तो बराबर हो गया। क्लियर है? मतलब एक स्टेज आया जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो गया। अब इन रेट को कंपेयर करेंगे तो यहां फॉरवर्ड जाने का रेट ज्यादा है। क्लियर? यहां फॉरवर्ड जाने का रेट इससे कम है, यहां फॉरवर्ड जाने का रेट इससे और कम है, और यहां फॉरवर्ड जाने का रेट इससे भी कम है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली एज टाइम गोज ऑन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। क्लियर? एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहां तो बोलेंगे था ही नहीं, यहां थोड़ा सा हुआ, यहां बढ़ा, यहां और बढ़ा। क्लियर है? इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। और वो स्टेट, वो इंस्टेंट, वो स्टेज, वो कंडीशन, वो टाइम जब दोनों बराबर हो गया, क्लियर, उसी को बोलते हैं क्या? स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? दिस इज आवर स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब मैंने तुम्हें कंफ्यूजन के पॉइंट पे लाकर छोड़ दिया। क्या कंफ्यूजन लाया? एक बार रेट के टर्म्स में बात हो रही है, नो डाउट फॉरवर्ड का बैकवर्ड का रेट बराबर है। यही चीज अमाउंट के टर्म्स में भी तो दिख रहा है सर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अमाउंट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट मतलब मोल बराबर है। क्लियर? तो ये इक्विलिब्रियम यहां से डिफाइन होगा या रेट से डिफाइन होगा? क्लियर? अभी तो बोल देंगे दोनों से ही डिफाइन हो रहा है। क्लियर? लेकिन एक बात क्लियर कट समझना है, क्या कि कभी भी ऐसा नहीं बोलना है
कि इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब दोनों का अमाउंट बराबर होगा। नो डाउट मैंने यहां लाया, मैंने यहां ऐसा क्रिएट किया सीन। क्लियर? यही रिएक्शन ऐसा भी हो सकता था कि इक्विलिब्रियम यही आ गया, हमें क्या मालूम, हमने तो ऐसा किया ना, हमें तो मालूम नहीं एक्चुअल सीन क्या किसी भी रिएक्शन में। क्लियर? यहां भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ सकता था, इक्विलिब्रियम यहां भी आ सकता था, इक्विलिब्रियम यहां भी आ सकता था। अगर यही इक्विलिब्रियम आ जाता, सॉरी यहां तो जीरो है, थोड़ा सा बड़ा होगा, मान लीजिए पहले स्टेज हमने ये माना, यही इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब आगे इसके आगे जाने का चांस ही नहीं है, यही फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो जाता। बोलो यस सर नो? तो इक्विलिब्रियम का स्टेज कहीं भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम के लिए कोई गारंटी इस बात की नहीं है। क्या गारंटी नहीं है? किस बात की गारंटी नहीं है? कि अमाउंट दोनों का बराबर हो। अमाउंट किसी का भी ज्यादा किसी का भी कम हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम के बारे में मैं एक सिंपल सी बात क्या कह रहा हूं आपसे, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो सुनो। क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम may be greater than number of mole of product, may be less than number of mole of product, may be equal to number of moles of product, all are allowed। क्लियर कट समझना है, क्या बोल रहे? ऑल आर अलाउड। समझ मारी बात? दोनों मतलब तीनों कंडीशन अलाउड है। क्या सिर्फ यही है? ना, कभी भी इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं बोलना है कि वो स्टेज जहां पे दोनों का मोल बराबर हो जाए उसको इक्विलिब्रियम बोलते, बिल्कुल नहीं। ठीक है वो इक्विलिब्रियम है, तो क्या बाकी सब इक्विलिब्रियम नहीं है? बिल्कुल सब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के सिर्फ एक क्राइटेरिया है, क्या? द स्टेज वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। क्लियर? क्या बोलेंगे? साफ साफ क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इज द स्टेज ऑफ reaction at which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। बस इतनी बात। क्लियर है? क्लियर? समझ मारी बात? इसको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इसको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा बराबर कम सब हो सकता है। क्लियर? क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब? नेचर उस पे हम रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी बता पाएंगे। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी बता पाएंगे। क्लियर? क्लियर? कौन सी कंडीशन होगी ये समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आया? पहली बात क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो तुम्हें रिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आया? अभी अपना मुद्दा इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी तो मुद्दा था रिवर्सिबल। नो डाउट उसी के सहारे हम आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए। क्लियर? कोई दिक्कत? अब रेट जब हम लोग निकालते हैं, रेट थोड़ी सी रेट की भी बात कर ही लेते हैं, मिटा दें इसको। ठीक, अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन जो भी हम लोगों ने बोला, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। रेट किसी भी चीज का क्या मतलब होता है? पर यूनिट समथिंग, है कि नहीं? पर यूनिट समथिंग, है ना? मान लो तुम अंगूर खरीदने गए, ठीक, और 500 रुपए का 5 किलो अंगूर मिला, इसका मतलब रेट क्या उसका? पर किलो बात करेंगे। 1 किलो कितने में मिला? तो तुम क्या बोले? टोटल अमाउंट पेड, टोटल पैसा कितना पे किया और टोटल वेट कितना था, डिवाइड कर दिए तो पर केजी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो रेट निकलता है। तो किसी भी चीज का रेट का मतलब क्या? पर यूनिट समथिंग इज कॉल्ड रेट। क्लियर? जैसे फिजिक्स में पढ़े, क्या पढ़े? स्पीड क्या बोलते? कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है कि नहीं? क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो हमने बोलो मान लिया कि साहब 100 मीटर पार कर गए, कितने में? 5 सेकंड में। स्पीड क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? 100 मीटर डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही ना, इसी को तो स्पीड बोलते हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, लेट वी हैव ए एज रिएक्टेंट एंड क्या बोलोगे? बी एज प्रोडक्ट। अगर ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होता तो एक ही डायरेक्शन में रेट कैलकुलेट किया जाता, फॉरवर्ड के लिए। अगर अपना रिवर्सिबल रिएक्शन है तो तुम क्या बोलोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड भी डिफाइन होगा, बोलो, और रेट ऑफ बैकवर्ड भी डिफाइन होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, अब रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे?
अब मुझे बताओ रिएक्शन के दौरान पहले होता क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, रिएक्शन मान लो ये वाला रिएक्शन है, आगे जा रहा है अगर, तो तुम क्या बोलोगे, ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यस और नो? अगर हम चेंज बोल दे तो यहां का चेंज क्या है, इसके रेस्पेक्ट में चेंज क्या है, डिक्रीज, और इसके रेस्पेक्ट में चेंज क्या है, इंक्रीज, अगर ये प्रोडक्ट है। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज सिंपली क्या क्या बोलो, क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। बोलो बेटा, बोल सकते हैं क्या, पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब अमाउंट या तो मोल में लिया जाता या तो कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाता। क्लियर है? सब तो अमाउंट ही है। क्लियर? मान लो हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन कर दिया, तब तुम क्या बोलोगे, पर यूनिट बोले हो ना, पर यूनिट, इसका मतलब टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज क्या बोलो, क्या रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखोगे तो डिक्रीज है, प्रोडक्ट के टर्म्स में इंक्रीज है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या अपना बी, प्रोडक्ट या ऐसा लिख दो, मैं सीधा लिख दो, प्रोडक्ट ही लिख दो, प्रोडक्ट लिख सकते हैं, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय क्या, टाइम टेकन, जितना टाइम लिया है ना, और इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो समझिए, परेशान नहीं कर, टाइम टेकन। क्लियर? टेकन, ठीक, क्या बोल रहे, टाइम टेकन। तो ये रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट डिफाइन किया, और ये प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट डिफाइन किया। बोलो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, समझ मारी बात? तो ये क्या है, प्रोडक्ट के टर्म्स में, और ये क्या है, रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या डिफाइन किया गया, रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? ठीक, आप चाहे रिएक्टेंट के टर्म्स में बोलो, चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में बोलो, मुझे यहां बता, या तुम क्या बोलोगे, अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बात होगी और रेट ऑफ बैकवर्ड भी बात होगी। अगर मैं बोलूं व्हाट अबाउट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तब तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि अब तो रिएक्टेंट ये है। क्लियर? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बोलेंगे। उसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड बोले फिर रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो अब बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन सा है, यही वाला ना, तो तुम क्या बोलोगे, बोलो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर है? ये तो बात हो जाएगी, ये तो एक्चुअल बात आएगी, है ना। अगर आपको ये निकाल के दे दिया जाए, ये निकाल के दिया जाए, तो अब रेट तुम निकाल ही लोगे। क्लियर? इसी रेट को और क्या बोला था, कि फास्ट होगा कि स्लो होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक, पहले इतना नोट करो पहले, जल्दी से कर लिया, ओके ठीक। अब मैंने क्या बोला, ये तो निकाल के देखा हम लोगों ने, जब टाइम दे दिया गया, एक तरीके से रेट ऐसे निकालते हैं, कब, जब चेंज इन प्रोडक्ट दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए, तो हम निकाल देंगे खटाखट, कोई दिक्कत? ओके। दूसरा रेट का एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे, हम लोगों ने क्या बोला अभी, कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के अमाउंट पे। रिएक्टेंट के, मान लो रिएक्टेंट का अमाउंट ही नहीं है बेटा, तो तुम क्या बोलोगे, रिएक्शन आगे क्या को बढ़ेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो रिएक्टेंट, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब क्या बात करोगे तुम, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यस और नो। अगर मैं इक्वेट करने को बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, लेट द कांस्टेंट इज के, और ये क्या लिखेंगे, बोलो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे। कोई तकलीफ है? ठीक, ऐसा लिख देंगे क्या, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। डन? ठीक, क्लियर? ओके।
अब इसी को मैं अगर यहां अप्लाई करने की कोशिश करूं तब तुम क्या बोलोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग बोले रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखो बराबर किसके होगा, तब तुम क्या बोलोगे? कोई कांस्टेंट होगा केएफ, कांस्टेंट होगा केएफ, और यहां क्या? ए, ऐसा लिख देंगे। ठीक? और यही बोले रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? यही ना बेटा। और यहां से तुम क्या लिख दोगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू क्या? बोलो, यहां से लिख देंगे के बी, और यहां क्या? बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो क्या मैं इस रेट को यहां ले जा सकता हूं? ये सब काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ये तो था सिंपल बात, ये सब सिंपल बातें हैं। कब? जब यहां कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है और यहां भी कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। अगर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया तब हम इसी पे लगा देंगे पावर। तब क्या लगा देंगे? पावर। ठीक? और फिर जो एक्सप्रेशन बनाएंगे उस एक्सप्रेशन का नाम होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या नाम होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लिखना जरा, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखिए, मिटा देंगे सब। ठीक है, लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट rate of any reaction, this law states that rate of any reaction, this law states that rate of any reaction is directly, rate of any reaction is directly proportional to the product of active masses, product of active masses of the reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient, raised to the power of their stoichiometric coefficient, raised to the power of their stoichiometric coefficient। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया है एक्टिव मास, या उसी को एक्टिविटी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। काय से? ए से। एक छोटी सी चीज है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बाद में इसी को कॉन्सेंट्रेशन बोल देंगे, कभी कभी इसी को पार्शियल प्रेशर बोल देंगे, देखेंगे क्या है ये। ठीक है, सिंपल, बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें इसका लेना देना कुछ भी नहीं है ना। बीएससी एमएससी में इसको डिस्कस किया जाता फुल ऑन, अपने लेवल पे कुछ नहीं है, बस इससे सारी चीजें निकाल देंगे हम, रिजल्ट बता देंगे आपको। क्लियर? क्लियर? हाँ, चल रहा है बेटा। ठीक, तो अभी क्या बोला स्टेटमेंट कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस पे। मान लो अपना कोई जनरल रिएक्शन लिखा मैंने ए ऐसा, अगला रिएक्टेंट है बी, उसका कोएफिशिएंट ले लिया मैंने बी ऐसा, अगला प्रोडक्ट लिख दिया हमने, मान लो हमने प्रोडक्ट लिखा सी, इसका कोएफिशिएंट लिख दिया स्मॉल सी, अगला हमने रिएक्टेंट अगला प्रोडक्ट लिख दिया डी, इसका कोएफिशिएंट लिख दिया हमने स्मॉल डी, ऐसा कुछ लिखा। अब क्या बोला यहां से कि रेट ऑफ, क्या बोला? रेट ऑफ क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? अभी तो बोला ओवरऑल, अब तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ आ रहे हैं, तो क्या बोला? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। ये तो बोला प्रोडक्ट ऑफ, देख प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही ना? क्लियर? तो रिएक्टेंट इस रिएक्शन के लिए कौन है? यही दोनों ना? क्लियर? ए, और इस पे पावर स्मॉल ए,
और प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई कर देंगे बी और इस पे पावर स्मॉल बी। बोलो बेटा ये सर नो। अब मैं अगर यहां से कहूं कि साहब मुझे इक्वेट करना है, तब तुम क्या बोलोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड, है ना। चलो ये बोला एक्टिविटी बोला ना, तो कॉन्सेंट्रेशन अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अभी क्या लिख रहे हैं? एक्टिविटी लिख रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी बोला एक्टिविटी तो मैं एक्टिविटी लिख देता हूं। क्लियर? एक्टिविटी ऑफ ए पे पावर ए लगा दें, ठीक, इनटू एक्टिविटी ऑफ बी पे पावर बी। कोई दिक्कत? ठीक, इक्वेट करना है तब क्या समझिए, ये फॉरवर्ड। क्लियर? एक्टिविटी ऑफ ए पे पावर ए और एक्टिविटी ऑफ बी पे पावर बी हो जाएगा ऐसा। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, बोल दिया। क्लियर? अगला अगर मैं बोलूं बैकवर्ड की कहानी, तब तुम क्या बोलोगे? बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? सी और डी। तो अगर मैं लिखना चाहूं व्हाट अबाउट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सी एंड डी। एक्टिविटी ऑफ सी है ना, और उस पे पावर क्या? स्मॉल सी। और एक्टिविटी ऑफ डी और उस पे पावर क्या? स्मॉल डी। यही ना। इक्वेट करना चाहे तो यही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? बोलो एक कांस्टेंट दैट विल बी कॉल्ड बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट इनटू क्या एक्टिविटी ऑफ, बोलो एक्टिविटी ऑफ, बोलो ना पीछे वाला इसी को इक्वेट किया। एक्टिविटी ऑफ सी पे पावर क्या? सी। एक्टिविटी ऑफ डी पे पावर क्या? डी। यही ना। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसे तो बोलेंगे। फॉरवर्ड के लिए बोलेंगे तो ये एक्सप्रेशन, बैकवर्ड के लिए बोलेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन। यस और नो? क्लियर? अब आपने क्या बोला था? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाता, तब क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बोलिए सर नो। तो अब ये दोनों अगर बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आरएचएस बराबर हो जाएगा? बोलो। तो उसका आरएचएस लिख दिया हमने के एफ इंटू एक्टिविटी ऑफ ए पे पावर ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी पे पावर बी विल बी इक्वल टू के बैकवर्ड। क्लियर? इंटू एक्टिविटी ऑफ सी पे पावर सी और एक्टिविटी ऑफ डी पे पावर डी। बोलो या सर नो। अब अगर मैं इतना को इतने से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? के एफ अपॉन के बी विल बी इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ सी पे पावर सी एक्टिविटी ऑफ डी पे पावर डी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ, बोलो, ए पे पावर ए और एक्टिविटी ऑफ बी पे पावर बी। होगा क्या? क्लियर है? यही जो रेशियो है ना, इस रेशियो को नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू ये पूरा एक्टिविटी ऑफ सी पे पावर सी एक्टिविटी ऑफ डी पे पावर डी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए पे पावर, बोलो, एक्टिविटी ऑफ ए पे पावर ए और एक्टिविटी ऑफ बी पे पावर बी। डन। क्लियर है? ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। कोई दिक्कत? क्लियर है? याद रखना रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? समझिए, हिल जाएगा वो। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। क्लियर? याद रखना रेट कांस्टेंट always depends on temperature only। किस पे? टेम्परेचर ओनली। क्लियर? ठीक है? तो मतलब रेट कांस्टेंट का मतलब क्या? बोलो। ये फॉरवर्ड वाला है ना, और ये बैकवर्ड वाला, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। तो मुझे बता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो खुद ही इन दोनों का रेशियो है। क्लियर? तो क्या अगर ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा? बिल्कुल। ये सर नो? क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? सेम इज वैलिड फॉर
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है कि नहीं? ठीक, सेम इज वैलिड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या लिख दोगे तुम, क्या लिख दोगे तुम, यही सेम काम इसके लिए भी। तब क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, टेम्परेचर पे। किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक, इतना हो गया आपका क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। एंड दिस इज योर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसी एक्टिविटी को ही तो हमें बदलना है, क्या, अलग अलग फॉर्मेट में। जब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा तब इसकी जगह घटा के कॉन्सेंट्रेशन रख देंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रखना चाहेंगे तो इसको घटा के ब्रैकेट में बदल देंगे, इसी को प्रेशर के टर्म्स में रखना चाहेंगे तो पार्शियल प्रेशर लिख देंगे गैसियस फॉर्म में। क्लियर? ठीक, इतनी बात समझ में आई? डन। तो यहां तक पहुंचे हम लोग इस लेक्चर में। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, एक्टिविटी की। ठीक, तो आज टाइम कम अपने पास, जरा छोड़ के आ जाओ समझिए को। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक, तो इतना एक बार कायदे से देख लीजिएगा। शायद आपका पहला ही लेक्चर ब्रेक हो गया, वो भी आधा पार्ट में, इसमें भी टाइम नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, अगला लेक्चर हम लोग फुल ऑन लेंगे। ठीक, तो चलिए अगले लेक्चर से फिर हम लोग शुरू करते हैं। यहां तक एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। खास के 11th के बच्चों के लिए पहला लेक्चर है, तो जरा ढंग से कायदे से नोट्स बनाओ, उसको ठीक से पढ़ो, नई नई चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। क्लियर है? ठीक, एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखो, देख करके समझने की कोशिश करो। ठीक, फिर हम लोग अपना ये सफर एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।